एहतजाज होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन ये ज़िम्मेदार तंजीमों और ज़िम्मेदार शख्सियात को अपने उस सारे ज़ाब्ते के एतबार से लोकतांत्रिक संवैधानिक तरीके से करना चाहिए। देखिए, जुल्म जो है जब आप बहुत ज़्यादा कर लेते हैं तो वो फिर जुल्म से ही वो टकराव की सूरत निकलती है। तो प्रशासन की जिम्मेदारी आम लोगों से ज़्यादा है, हुकूमत की जिम्मेदारी, प्रशासन की जिम्मेदारी आम जनता से बहुत ज़्यादा है, कई गुना ज़्यादा है। संवैधानिक तरीके से उनके प्रदर्शन, एहतजाज जो भी उनको करना है उसको करने के लिए बंदोबस्त करें और टकराव की सूरत हाल उसमें न बनने दें और न खुद बनाएं। एक ऐसे फसाद का बीज बोया है कि जो पूरे मुल्क को नहीं बल्कि एक तरह से 1/3 दुनिया को अपने लपेटे में ले चुका है। और हमारे मुल्क हिंदुस्तान के तो उसने बहुत से इकोनॉमिक मफादात को जो है बिल्कुल भेंट चढ़ा दिया। देहरादून का तलाश किया हुआ है, मुझे बहुत पहले से मालूम है। मुझे तो RSS के ही एक बड़े लीडर ने बताया था अब से 6 साल पहले कि अगला प्राइम मिनिस्टर जो है उनका वो योगी आदित्यनाथ जो है उनकी पाइपलाइन में है। कह रहा हूँ कि मुझे वहाँ से मिली हुई इन्फॉर्मेशन है और मेरा तजर्बा है पिछला, मेरे पिछले 35-40 साल का ये तजर्बा है कि RSS के जो जिम्मेदार कार्यकर्ता होते हैं वो चाहे किसी गांव में भी बैठा हुआ इंटीरियर दूर, मुझे खूब मालूम है जिस ज़माने में मुरली मनोहर जोशी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए थे, योगी आदित्यनाथ है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ जो है एक तरफ जो है बहुत ही कट्टरता के साथ जो है मुसलमानों के साथ उत्पीड़न की राजनीति और एक तरह से पीड़ा देने वाली राजनीति और वो सारा रवैया अख्तियार करते हैं, और दूसरी तरफ ज़बान से के साथ वो अपने आप को जो है थोड़ा सा वो धोने की भी कोशिश करते हैं। बुलंदशहर में सुबोध कुमार सिंह जो था और ठाकुर ही था, वो तो उसको मारा था ना, वो दंगाई नहीं देगा, उसको तो बीजेपी में जो है फूल मालाएँ पहना करके जो है पदोन्नति भी कर दी। मेरा जो इनसे इख्तलाफ है वो उसूली है, मेरा ज़ाती कोई इख्तलाफ नहीं है। अगर वो अच्छा काम करेंगे तो मैं तारीफ भी करूंगा, लेकिन मसला वही है कि वो तो अपने पोलराइजेशन की राजनीति के लिए एक वर्ग विशेष की का तुष्टीकरण, जिसको वो दूसरे को ऊपर मढ़ने की कोशिश करना है, तुष्टीकरण की राजनीति। असल बात यह है कि तुष्टीकरण की, मेजॉरिटी कम्युनिटी के तुष्टीकरण की राजनीति करके वो जो है एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं कि अंधे होकर के लोग उनके ऊपर वोट निछावर करते हैं। देखिए, नतीजा तो इससे क्या हासिल होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं सबसे पहले मुसलमानों ही से एक बात कहना चाहता हूँ इस सिलसिले में कि देखिए, इस तरह से अचानक जो है अनऑर्गेनाइज जो है कोई भी एजिटेशन कर लेना और फिर जो है इसमें हाय हुल्ला हो जाना और उस पर पथराव हो जाना, टकराव हो जाना पुलिस से, ये गलत है। इससे जो है बजाय फ़ायदे के कई मरतबा नुकसान उठाते हैं। गिरफ्तारियाँ भी होती हैं, मुकदमे भी लगते हैं और बदनामी भी मुसलमानों की होती है, क्योंकि सारा मीडिया जो है वो तैयार बैठा हुआ है कि ज़रा सा बहाना मिले और वो फ़ौरन जो है मुसलमानों को बदनाम करे कि देखिए साहब असल तो यही है। नंबर 1 ये कि जब तक ज़िम्मेदार किस्म के लोग बाज़ाब्ता तैयारी करके पुरअमन तरीक़े से, और जो एक लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीक़ा है, पुलिस प्रशासन को बता करके, या कहिए कि वो जो एक परमिशन होती है वो परमिशन ले करके, नहीं तो परमिशन नहीं, वो असल में होता है कि इत्तला देना होती है असल में तो आपको, कि पुलिस प्रशासन जो है वो अपने सिक्योरिटी के और उसके बंदोबस्त इंतजामात को वो देखे सही तरीके से कि कोई जो है बदअमनी नहीं हो पाए। तो उस कानून कायदे के ज़ाब्ते को अख्तियार करते हुए बिल्कुल हमें प्रदर्शन करना चाहिए। जब भी हमारे साथ कोई अत्याचार होता है, कोई जुल्म होता है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई है, बहुत बड़ा जुर्म है और हमारे लिए बहुत बड़ा मसला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम खुद भी जो है मुश्तइल हो करके ख़ुद अपने जान माल को बिला वजह जा कर के जो है बर्बाद कर लें और अपने ही ऊपर जो है इल्ज़ामात भी ले लें और उसका कोई फ़ायदा के बजाय उल्टा नुकसान करें, अपना भी और कौम का भी। ये नहीं होना चाहिए। एहतजाज होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन ये ज़िम्मेदार तंजीमों और ज़िम्मेदार शख्सियात को अपने उस सारे ज़ाब्ते के एतबार से लोकतांत्रिक संवैधानिक तरीके से करना चाहिए। एक बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ। दूसरी बात ये कि पुलिस प्रशासन को भी और हुकूमत को भी जिस तरह से ख़ास तौर से बीजेपी के स्टेट में, बीजेपी की हुकूमत वाले स्टेट्स में जिस तरह से मुसलमानों के साथ सलूक होता है कि मुसलमानों को बोलने की भी इजाज़त नहीं, मुसलमान को प्रदर्शन करने की भी इजाज़त नहीं, मुसलमान के साथ तुम जुल्म करते रहोगे, मुसलमान को दर्द होगा,
वो अपने उस दर्द को जाहिर करने के लिए लोकतांत्रिक संवैधानिक तरीक़े से प्रदर्शन करना चाहे, उसको भी जो है आप लाठी डंडे और ताकत और उसके बुनियाद पर जो है रोकना चाहें, ये जुल्म है। और देखिए जुल्म जो है जब आप बहुत ज़्यादा कर लेते हैं तो वो फिर जुल्म से ही वो टकराव की सूरत निकलती है। तो प्रशासन की जिम्मेदारी आम लोगों से ज़्यादा है, हुकूमत की जिम्मेदारी, प्रशासन की जिम्मेदारी आम जनता से बहुत ज़्यादा है, कई गुना ज़्यादा है, कि वो संजीदगी, समझदारी, जिम्मेदारी का सबूत दे और लोगों से ऐसे हालात में लोगों से राबता करके, ज़िम्मेदारों से बात करके, संवैधानिक तरीक़े से उनके प्रदर्शन, एहतजाज जो भी उनको करना है उसको करने के लिए बंदोबस्त करें और टकराव की सूरत हाल उसमें न बनने दें और न खुद बनाएं। नुपुर शर्मा की गिरफ़्तारी की मांग तो हर वो आदमी करेगा, मुसलमानों में तो हर वो मुसलमान करेगा जिसके दिल में राई के बराबर भी ईमान है, और आम इंसानों में, गैर मुस्लिमों में भी हर वो आदमी उसकी गिरफ़्तारी की मांग करेगा कि जिसमें सोचने समझने की सलाहियत है, जो संजीदा और ईमानदार है, हर वो आदमी करेगा। क्यों कि उसने एक ऐसे फसाद का बीज बोया है कि जो पूरे मुल्क को नहीं बल्कि एक तरह से 1/3 दुनिया को अपने लपेटे में ले चुका है। और हमारे मुल्क हिंदुस्तान के तो उसने बहुत से इकोनॉमिक मफादात को जो है बिल्कुल भेंट चढ़ा दिया है। और लेकिन इसमें कहीं ना कहीं मैं फिर वही बात कहूँगा, कहीं ना कहीं इसमें पीछे से भारतीय जनता पार्टी की जो मरकज़ी क़यादत है, सेंट्रल जो लीडरशिप है, ये उसकी ही असल शह पर है। चूँकि वो जिस तरह से 8 साल में माहौल बनाया गया है पोलराइजेशन के चक्कर में, तो ये उसी का नतीजा है कि आज आपको ख़ुद उसका अंजाम बुरा भुगतना पड़ रहा है और उसका नुकसान जो है आपको भी आज भुगतना पड़ रहा है। ये चीज़ अगर पहले ही सोच लेते बहुत अच्छा होता, लेकिन अब भी अगर सोच करके ईमानदारी के साथ उस पर एक्शन लेकर के, और FIR जैसे हो गई है, अब उसकी गिरफ़्तारी करा के या उससे और गिरफ़्तारी के साथ जो है वो अपने आप ही फिर वो माफ़ी तलाफ़ी कर लेगी, माफ़ी तलाफ़ी मांग के जो कानूनी कार्रवाई है उसको करके मामले को ठंडा शांत किया जा सकता है। असल में हमारे मुल्क का जो सिस्टम है, सत्ताधारी पार्टी के जो प्रवक्ता होते हैं वो एक तरह से टीवी डिबेट में या कहीं भी अपने किसी प्रोग्राम में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब वो प्रेस वाले लोग उनसे सवाल जवाब करते हैं या डिबेट में उनसे सवाल जवाब, तो वो गवर्नमेंट के भी प्रवक्ता बन जाते हैं। हालांकि वो गवर्नमेंट के प्रवक्ता ऑफिशियल नहीं होते, लेकिन चूंकि उनकी पार्टी सत्ताधारी पार्टी है, गवर्नमेंट उनकी पार्टी की है, तो वो अपनी पार्टी की तरफ से जो है वो सत्ता की तरफ से एक तरह से जवाबदेह होते हैं और जवाब देते हैं। लेकिन उसी में जो है चूँकि भारतीय जनता पार्टी को जो पिछले 8 साल से जो स्कीम इनकी बनी हुई है, जो रणनीति इन्होंने बना रखी है, वो ये है कि पोलराइजेशन करो, मुद्दों से भटकाओ, कुछ करना है नहीं, हिंदू मुस्लिम नफ़रत। नया चेहरा तो उनका तलाश किया हुआ है, मुझे बहुत पहले से मालूम है। मुझे तो RSS के ही एक बड़े लीडर ने बताया था अब से 6 साल पहले कि अगला प्राइम मिनिस्टर जो है उनका वो योगी आदित्यनाथ जो है उनकी पाइपलाइन में है, चूँकि वो मोदी के बाद जो है इतना सख्त और अत्याचारी जो है वही हो सकता है। इतने दावों के साथ कैसे कह सकते हैं? मैं कह रहा हूँ कि मुझे वहाँ से मिली हुई इन्फॉर्मेशन है और मेरा तजर्बा है पिछला, मेरे पिछले 35-40 साल का ये तजर्बा है कि RSS के जो ज़िम्मेदार कार्यकर्ता होते हैं वो चाहे किसी गांव में भी बैठा हुआ हो, इंटीरियर दूर, मुझे खूब मालूम है। जिस ज़माने में मुरली मनोहर जोशी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए थे, मैं उस ज़माने में कुछ अपने घरेलू कारणों की वजह से दिल्ली छोड़ के गाँव में रह रहा था। 8-10 महीने में गांव में रहा। उन्हीं दिनों में जो है हमारे यहाँ एक दूसरे गांव का एक डॉक्टर आया करता था, प्रैक्टिस करता था। तो डॉक्टर क्या, वो ये झोला छाप डॉक्टर जो होते हैं, लेकिन वो RSS से जुड़ा हुआ आदमी था असल शाखाओं से, और ज़िम्मेदार आदमी था वो। तो उससे हमारी भी दुआ सलाम हो गई, चूँकि लिखने पढ़ने का तो हमें पुराना वो है, तो उससे जो है वहाँ थोड़ा सा सियासी, नीम सियासी, समाजी और इंटेलेक्चुअल सब तरह की बातें होती थी। उससे भी मज़ा आता था, हमारे पास आके बैठ जाता था या कभी जो है हमें बुला लेता था अपने पास। तो इस तरह से खैर बैठ जाया करते थे। तो उसने हमें 6 महीने पहले बता दिया था कि मुरली मनोहर जोशी हमारे अगले अध्यक्ष होंगे। अरे मैंने कहा नहीं भाई, कहने लगे आप देख लेना, वही हुआ। हमें और भी तो हो सकता है। नहीं, हमें और कई मौके हमें याद हैं कि साहब अब जो है वो फला आदमी ये बनेगा, फला आदमी ये होगा, मालूम है। क्योंकि उनके काडर को जो है जो चीज़ें मालूम होती हैं ना, उनके यहाँ एक चीज़ है कि लेकिन राजदारी बहुत होती है।
वो कभी कभार कोई ऐसी चीज़ होती है कि जिसकी बहुत राजदारी की ज़रूरत नहीं होती तो वो बता देते हैं किसी को, तो उनके यहाँ बहुत इन्फॉर्मेशन बड़ी मजबूत है और ज़ाब्ता बड़ा मजबूत है, इस मामले में वो हैं। तो आपका कहना यह है कि अगला चेहरा जो है वो वो योगी आदित्यनाथ है, और इसीलिए योगी आदित्यनाथ जो है एक तरफ जो है बहुत ही कट्टरता के साथ जो है मुसलमानों के साथ उत्पीड़न की राजनीति और एक तरह से पीड़ा देने वाली राजनीति और वो सारा रवैया अख्तियार करते हैं, और दूसरी तरफ ज़बान से के साथ वो अपने आप को जो है थोड़ा सा वो धोने की भी कोशिश करते हैं कि साहब नहीं, कानून सबके साथ अपना काम करेगा, लेकिन काम उनका वही है जो उनकी पुरानी आदत है। दंगाइयों पर कार्रवाई कर रहे हैं ना? कौन कह रहा है दंगाइयों पर कार्रवाई करते हैं? दंगाइयों पर अगर कार्रवाई करनी है तो कई लाखों की तादाद में वो जो भगवे गमछे डाल डाल करके हर जगह, वो पुलिस इंस्पेक्टर को मारा था ना वहाँ बुलंदशहर में, सुबोध कुमार को, सुबोध कुमार सिंह जो था और ठाकुर ही था वो, तो उसको मारा था ना, वो दंगाई नहीं देगा। उसको तो बीजेपी में जो है फूल मालाएं पहना करके जो है पदोन्नति भी कर दी गई, और जो उसके साथी थे उनको भी पदोन्नति मिल गई। तो अगर दंगाइयों पर कार्रवाई करनी हो या दंगाइयों के ख़िलाफ़ उनको एक्शन लेना हो तो फिर कोई तो दिक्कत ही नहीं, लेकिन दंगाइयों को तो वो पालते हैं, दंगाइयों को तो बढ़ावा दिया जा रहा है। मैं वही तो कहता हूँ बार बार, मेरा जो इनसे इख्तलाफ है वो उसूली है, मेरा ज़ाती कोई इख्तलाफ नहीं है। अगर वो अच्छा काम करेंगे तो मैं तारीफ़ भी करूँगा, लेकिन मसला वही है कि वो तो अपने पोलराइजेशन की राजनीति के लिए एक वर्ग विशेष की का तुष्टीकरण, जिसको वो दूसरे को ऊपर मढ़ने की कोशिश करना है, तुष्टीकरण की राजनीति। तुष्टीकरण, असल बात यह है कि तुष्टीकरण की, मेजॉरिटी कम्युनिटी के तुष्टीकरण की राजनीति करके वो जो है एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं कि अंधे होकर के लोग उनके ऊपर वोट निछावर करते रहें और वो मुल्क को बेचते रहें, लूटते रहें, खसोटते रहें, पब्लिक के लिए कुछ ना करें। अब जिस तरीके से इस बयान को लेकर सियासत चल रही है, तो क्या इसमें सियासत होनी चाहिए? सियासत ही तो कर रही है, और क्या करें भाई। अगर सियासत नहीं करते हुए होते तो जब उसने ये बदतमीज़ी करी थी, गुस्ताखी करी थी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, उसी वक्त फौरी तौर पर उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेकर के 3 दिन में मामले को ख़त्म कर देना चाहिए था। ना कोई हंगामा होता, ना दुनिया में हंगामा होता, ना अरब दुनिया में होता, ना इस्लामिक मुल्कों की जो ऑर्गेनाइजेशन में होता, OIC में। तो आपको जो है ये सब फिर जो इस वक्त आप जो एक्सरसाइज करते घूम रहे हैं, ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, और ना मुल्क का जो है अरबों रुपए का जो है नुकसान होता आर्थिक, जो हो चुका है अब तक, अरबों खरबों रुपए का हो चुका है। और अगर ये मामला ज़्यादा लंबा खिंचता है तो ये मामला रुकने वाला नहीं है। अब इसी के साथ में 30-35 लोगों पर भी FIR दर्ज हुए नुपुर के हाँ, साथ तो में। ये भी बेईमानी है। ये असदुद्दीन ओवैसी जैसे, हाँ, असदुद्दीन ओवैसी एक पार्टी के लीडर हैं, अध्यक्ष हैं, उनके ख़िलाफ़ तो आपने कर लिया। आपने अपनी पार्टी के संबित पात्रा के, गौरव के, फला के, इस तरह के आपके दर्जनों हैं, मैं किस किस के नाम लूँ, जो रोज़ाना इस्लाम, मुसलमान, कुरान, नमाज, अल्लाह, सब पे जो है एतराज़ात करते हैं, भद्दे बोलते हैं, घटिया तरीक़े से जो है चिढ़ाते हैं बैठ करके, धर्म की और धार्मिक हस्तियों की जो है बेइज्जती और तौहीन करते हैं वहाँ बैठ करके। उन पर आपने कभी कार्रवाई की है क्या? और अगर ये FIR दर्ज करी तो उन पर भी करी है क्या? नाम है उनके इसमें शामिल? असद ओवैसी का नाम तो आपने डाल दिया, उनका तो नहीं डाला। इसका मतलब आप जो है लोगों की आंखों में धूल झोंक कर यहाँ भी तुष्टीकरण की राजनीति करना चाह रहे हैं। यहाँ पर आप जो है, और उसके बाद उसके अलावा दूसरी चीज़, आप जो है TV चैनलों पर जा कर के जो लोग वाक़ियतन भावनाएं भड़काने वाली बातें करते हैं, धार्मिक भावनाएं भड़काने वाली बातें करते हैं, या नूरा कुश्ती करके वहाँ पे जनता को भड़काते हैं, जज्बात को मुश्तिल करते हैं, और फिर साथ बैठ के दोनों चाय पीते हैं और ठट्टे मारते हुए जो है हंसी के कहकहे लगाते हुए बाहर निकलते हैं गलवैयाँ करके, जो ऐसे लोग हैं वाक़ियतन उनके ख़िलाफ़ तो उनके नाम तो है नहीं उसमें। और जो लोग बेचारे नफ़रत की सियासत को पसंद नहीं करते, अमनो अमान की बात करते हैं, सुकून शांति की बात करते हैं, और ईमानदारी के साथ देश हित की बात करते हैं, उन लोगों के नामों को जो है आपने उस FIR की लिस्ट में घुसाड़ दिया। और जो इस तरह के नाम हैं, कम से कम आधा दर्जन नाम तो मुझे इस वक्त भी याद है, लेकिन मैं क्यों किसी का नाम लूँ? पुलिस का काम है, वो अपने आप देखे। जिन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए थी उनका नाम नहीं है, जिन लोगों पर नहीं होनी चाहिए थी उनके नाम उसमें डाल दिए गए। एक बात। दूसरा ये है कि ये नफ़रत
का बाज़ार जो सजाते हैं, ये जो मंडी रोज़ाना शाम को लगती है टीवी चैनलों के स्टूडियो में नफ़रत और घृणा को फैलाने की और बेचने की, परोसने की, आपने उन चैनलों पर भी कार्रवाई करी है क्या? उन चैनलों के सीईओ पर कार्रवाई करी है, उनके एडिटरों पर कार्रवाई करी है, एंकरों पर भी एफआईआर करी है क्या? उन पर क्यों एफआईआर नहीं करी? टीवी चैनलों पर, उनके प्रशासनिक जिम्मेदारों पर, उनके एंकरों पर पहले एफआईआर करके उनको जो है लाइए पहले बोतल में असल। चूँकि नफ़रत घृणा को फैलाने का, दुश्मनी की आग फैलाने का इस मुल्क में जो सबसे बड़ा पाप कर रहे हैं ये टीवी चैनल कर रहे हैं। यही तो बैठाते हैं वहाँ पर शाम को रोज़ाना उस मंडी को सजा करके नफ़रत की। तो उनके खिलाफ़ पहले आप कार्रवाई कीजिए, फिर साथ में अगर उन लोगों पर करेंगे जो वाक़ईतन धार्मिक भावनाएं भड़का करके नफ़रत की आग लगाते हैं, उन पर आप कार्रवाई करते हैं साथ में, तो यकीनन जो है ये समझा जाएगा कि आप संजीदा हैं। संजीदगी के साथ इस मुल्क से नफ़रत के माहौल को ख़त्म करके एक अच्छा वातावरण बना करके देश को विकास के रास्ते पर आप ले जाना चाहते हैं, ये बात ज़रूर होगी फिर। लेकिन उससे पहले जिस तरह से आप कर रहे हैं कि चैनल फ्री, चैनल के एंकर फ्री, उन पर कोई कार्रवाई नहीं, वो रोज़ाना अपनी मंडी इसी तरह सजाते रहेंगे और उस मंडी पे जो जाकर के नफ़रतें फैलाने वाले हैं वो भी जाते रहेंगे और बैठते रहेंगे। लेकिन जो लोग नहीं नफ़रत की बात करते, अमन अमान की बातें करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, देश हित में बातें करते हैं, उन लोगों के ख़िलाफ़ या जो बीजेपी की नफ़रत की राजनीति के ख़िलाफ़ बोलते हैं, उन लोगों के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज कर देंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अभी हम ये देख रहे हैं, ये तुष्टीकरण की राजनीति है, ये आंखों में धूल झोंकने की राजनीति है, ये बंद होनी चाहिए। ये इस मुल्क को बर्बाद करने की राजनीति है। और जो लोग इस तरह की राजनीति कर रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री की सतह से हो, चाहे वो मुख्यमंत्री की सतह से हो, चाहे वो गृह मंत्री की सतह से हो, ये देश के विरोध में काम हो रहा है, देश के मुखालिफत में काम हो रहा है। अभी हम देख रहे थे जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से लगातार ज्ञानवापी का मामला चल रहा था, डिबेट इसी पर ही डिबेट चल रही थी और उसी डिबेट के दौरान ये सारा मामला हुआ। अब हम देख रहे हैं कि ज्ञानवापी का कोई किसी चैनल पे कोई डिबेट नहीं है, कुछ नहीं है। तो जो बाहर से दूसरे मुल्कों से जो ये एहतजाज दर्ज कराया गया उसका असर समझते हैं? मैं कहता हूँ कि जिस तरह से अब आपने ज्ञानवापी पर जो है ये तूफ़ान बदतमीज़ी की डिबेट जो है बदतमीज़ी फैलाने वाली अब बंद हुई हैं, ये पहले क्यों बंद नहीं होनी चाहिए थी? क्यों हुई है पहले ही? जब आपने देखा था कि 2 दिन हो गए, चलिए 1 दिन हो सकता है हो जाए कि भाई किसी के संज्ञान में नहीं, 1 दिन हो गई, 2 दिन हो गए, लेकिन जब आप देख रहे हैं कि मुस्तकिल रोज़ाना चैनलों के माध्यम से नफ़रत का बाज़ार गर्म किया जा रहा है, भारत के शहरों और कस्बों की गलियों में, सड़कों पर नफ़रत और घृणा के माहौल को जो है फिर उसी तरह से आग लगाने की कोशिश की जा रही है, आपने क्यों नहीं फ़ौरन जो है उनकी गर्दन पर हाथ डाल दिया चैनलों की? क्यों नहीं आपने प्रतिबंध लगा दिया कि ख़बरदार कोई इस तरह का प्रोग्राम नहीं जाएगा जिससे देश में नफ़रत फैलती हो, घृणा फैलती हो, 2 समुदायों के बीच में दुश्मनी की दीवारें जिसमें खड़ी होती हैं, आग लगती हो? लेकिन आप उसको रोकते नहीं हैं। क्यों? कि उन्हीं टीवी चैनलों के ज़रिए आप जो है तुष्टीकरण की राजनीति के लिए वोटों का पोलराइजेशन कराने का काम लेते हैं, इसलिए जो है उनको आज़ाद छोड़ के रखते हैं, उनको एडवर्टीज़मेंट देते हैं, आप करोड़ों रुपए उनको जो है खिलाते हैं, अरबों रुपए जो है उनको सालाना का बजट आप जो है इन टीवी चैनलों को दे रहे हैं जो नफ़रत फैलाने वाले हैं। आप उनके विज्ञापन रोकिए, आप उनकी गर्दनों में कानून का फंदा डालिए। अभिव्यक्ति की आज़ादी का या मीडिया की आज़ादी का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि देश में नफ़रत की, घृणा की, दुश्मनी की, समुदायों के बीच में, धर्मों के बीच में आग लगाई जाए। हरगिज़ इसकी इजाज़त नहीं हो सकती। अब क्या करना चाहिए मुसलमानों को? एहतजाज लगातार कर रहे हैं, मुसलमानों को चाहिए सबसे पहले अपने दीन के अहकाम की पाबंदी करें। और दीन के अहकाम में यह है कि सबसे पहले अपने ऊपर अल्लाह के और शरीयत के अहकाम को नाफिज करें। और अगर हमें कहीं अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की वजह से, या कुरान की शान में गुस्ताखी, या अल्लाह की शान में गुस्ताखी, या दीन के मामले में किसी भी अगर हमें कोई ठेस पहुंचती है, सबसे पहले उसका तरीक़ा ये है कि हम जो है प्रॉपर्ली अपनी राय ज़ाहिर करें। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, लिख करके, बोल करके हम अपना एहतजाज दर्ज कराएं, मेमोरेंडम भेजें। नहीं बात बनती है तो एक पुरअमन एहतजाज करें, प्रदर्शन करें, पुरअमन करें, संविधान के और कानून के दायरे में करें। और अगर फिर भी कोई नहीं सुनता है तो मुसलसल उसी चीज़ को दोहराते रहें। कब तक नज़रअंदाज करेगा कोई? करना पड़ेगा। और संविधान में और कानून में, लोकतंत्र में जो तरीक़ा है वो ये है कि आप शांतिपूर्ण जंतर मंतर पे जाके बैठ जाइए ना, आप
नहीं जैसे अन्ना हजारे आगे बैठ गए थे रामलीला में, वैसे आप जा करके बैठ जाइए जंतर मंतर पे या रामलीला ग्राउंड में या कहीं भी किसी जगह। किसान आगे बैठे, आखिर सुनी ना, कितने महीनों के बाद सुनी किसानों की? बहुत लंबा चला है। लगभग 1 साल के करीब सुननी पड़ी ना मजबूरन। आप भी अगर इसी तरह करेंगे, मानता हूं कि मुसलमान एजिटेशन करेंगे तो उनकी पोलराइजेशन और तुष्टिकरण की राजनीति में फ़ायदा होगा, लेकिन कब तक होगा? इस फ़ायदा होने की भी एक सीमा है। जब ये उस सीमा, और ये अब उस चरम सीमा तक पहुंच चुका है मामला, अब ये वहाँ से नीचे आने का इनका डाउनफॉल है वहाँ से। मुसलमान अगर पुरअमन संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को रखेंगे, अपनी बात को उठाएंगे, और हिंदुओं को भी, अब हिंदू बहुत हैं ऐसे इस मुल्क में, उन्हें अपने साथ लिया जाए, साथ में लेकर के मिलजुल करके अपने दर्द को सामने उनके रख करके सामने अपनी बात को रखा जाए, उठाया जाए और एजिटेशन किया जाए, प्रदर्शन किया जाए, धरने दे के बैठा जाए, चाहे साल लगे चाहे 2 साल लगे। लाजमी तौर से प्रताड़ित करने वाली शक्तियों का पतन होगा, जुल्म करने वाली शक्तियों का पतन होगा, और ये हारेंगी, नफ़रत हारेगी और मोहब्बत जीतेगी।